लो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें भी क्षितिज चैप्टर के गद्य खंड यानी कि सारे कहानियों में प्रॉब्लम होता है? अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए वन शॉट सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सारे चैप्टर को वन शॉट में कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका भी सॉल्यूशन आप कर पाओगे आज के इस वीडियो के बाद। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग नेताजी का चश्मा यानी कि स्वयं प्रकाश से। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको टेलीग्राम देखने को मिलेगा। बस वहां पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर लोगे, आपको वीडियो के जस्ट बाद इसका पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश ने। सबसे पहले हमने यहां पर ऐड कर रखा है लेखक परिचय, जिसमें इनके जीवन परिचय को, इनके काव्य शैली को और इनके साथ ही साथ जो भी रचनाएं रही हैं उनको हमने यहां पर लिख रखा है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। तो बिना किसी टाइम के चलो चलते हैं पाठ के सारांश पे। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानी नेताजी का चश्मा के माध्यम से देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को उजागर किया है। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से बड़े के साथ साथ छोटे देशभक्त का भी योगदान देते हैं। उन छोटे देशभक्तों में बच्चे भी शामिल हैं। अब इन्हीं चीजों के बारे में आपको ये नेताजी का चश्मा चैप्टर देखने को मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस अद्भुत से चैप्टर को। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, तो चलो देखते हैं। प्रस्तुत कहानी एक छोटे से कस्बे की कहानी है। इस कस्बे के नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इस कहानी का कथानक इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमता है। तो कहानी किसके बारे में है? एक छोटे से कस्बे की कहानी है, लेकिन उस कस्बे का नाम यहाँ पर हमें नहीं मेंशन किया हुआ है। उसके नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उस मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की मूर्ति के बारे में ये कहानी है, जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी मूर्ति के आसपास घूमता रहेगा। इस प्रतिमा को बनाने का कार्य तमाम राजनीतिक प्रशासनिक उपायों के पश्चात कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया। अब जब ये सैंपल पेपर में क्वेश्चंस मैंने कराया था तो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन था। याद रखेंगे, हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने इस काम को किया था, जिन्होंने 1 महीने के मूर्खता बनाने का विश्वास दिलाया। जब मूर्खता बनकर तैयार हुई या मूर्ति बनकर तैयार हुई तो लगने लगा कि मूर्तिकार का सफल प्रयास था। नेताजी की मूर्तिकत 2 फुट की थी, यानी कि यहां पर बात हो रहा है मूर्ति के बारे में कि नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। मूर्खता को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वगैरह आदि याद आने लगते थे, क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में था। इस मूर्खता में बस एक चीज खटकती थी, वह थी नेताजी के आंखों का चश्मा, और इसी के ऊपर इस चैप्टर का नाम है। मूर्खता की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था, यानी कि संगमरमर का मूर्ति जो था, लेकिन संगमरमर का चश्मा हमें देखने को नहीं मिला था। हालदार साहब की कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे, यानी कि यहाँ पे जो मुख्य किरदार हमारे पास हैं वो है हालदार साहब। जब वे पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्खता पत्थर की थी, लेकिन उस पर चश्मा रियल था। हालदार साहब के कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज होते जा रही है। हलदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते थे, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्खता को ध्यान से देखते। उन्हें हर बार मूर्खता का चश्मा बदला हुआ मिलता, कभी गोल फ्रेम वाला, कभी मोटे फ्रेम वाला, तो कभी चौकोर चश्मा आदि। जब हलदार साहब से न रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मा के बदलने का कारण पूछ ही लिया। पान वाले ने अपनी बत्तीसी दिखाकर कहा कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है, यानी कि कोई कैप्टन है चश्मे वाला जो इस चश्मे को चेंज करता रहता है। हलदार साहब को समझ में आ गया कि एक कैप्टन का नाम चश्मा वाला है, जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्खता अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने चश्मों में से कोई एक नेताजी का मूर्खता पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उससे वैसे ही फ्रेम
की मांग करता है तो वो मूर्खता का लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और नेताजी से माफी मांगते हुए उसे दूसरा फ्रेम पहना देता है। हवलदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाले से जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यहां पर गलती से थोड़ा सा लिखा गया है, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा था और लंगड़ा शब्द का यूज किया था उस पान वाले ने, इसीलिए हवलदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था। अब यहां पर वो जो कैप्टन था यानी चश्मे वाला था, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये सारा चीज आप अच्छे से देखोगे कि यहां पर यूज किया है एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टके बहुत सारे चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता था। हवलदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्खता पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि मूर्खता पर कोई भी चश्मा नहीं है। पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। हवलदार साहब उदास हो गए और सोचने लगी कि यह पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के सर्वस्व लुटाने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। अब आखिरी और लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास कि 15 दिन पश्चात हवलदार साहब पुनः उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि प्रतिमा के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्खता की तरफ उठ गई। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्खता की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्खता पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्खता को पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये चैप्टर आपको कंप्लीट सार दे गया कि ये पूरा चैप्टर क्या कहना चाहता था। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई होप कि उन सब के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर लोगे। आते हैं सेकेंड चैप्टर बाल गोविंद भगत के ऊपर। बाल गोविंद भगत से भी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सुनोगे। सबसे पहले जीवन परिचय है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म, यानी कि जो इनके लेखक हैं उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। ये चीज जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली आप खुद से पढ़ लोगे, क्योंकि इसका पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि टेलीग्राम का लिंक है और वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। आते हैं इसके पाठ के सारांश के ऊपर। बाल गोविंद भगत एक बाहरी व्यक्तित्व समान कबीर पंथियों जैसा था। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग बना रहता था, कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों जैसी एक टोपी तथा ठंड के दिनों में काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते, मस्तक पर चंदन और गले में तुलसी की माला पहने रहते। तो ये था बाल गोविंद भगत का सारा वर्णन कि वो कैसे दिखते थे या क्या उनका पहचान था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में तो यही वाला चीज आप वहां पर लिख दोगे। फिलहाल चलते हैं अगले पैराग्राफ में। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी साधु की सब परिभाषाओं से में खरे उतरने वाले थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, कबीर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते। तो यहां पर क्वेश्चन 1 नंबर में आया था कि बाल गोविंद भगत किसे अपना या किसे साहब कहते थे, तो याद रखियोगे, या फिर किसके मार्ग पर चलते थे, तो आंसर होगा कबीर। ठीक है। लेखक को बाल गोविंद भगत मधुर संगीत ने भी बहुत प्रभावित किया था। कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकले हुए सजीव हो जाते हैं। आषाढ़ की रिमझिम पड़ते ही समूचा गांव खेत में उतर पड़ता।
बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में रोपनी करने के लिए उतर पड़ते और उनका कंठ मानो एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को स्वर्ग की ओर भेजता है, कुछ को पृथ्वी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। भादों की अंधेरी रात में भी दादुरों की टर्टर और झिल्ली की झनकार बाल गोविंद भगत के संदेश को अपना कोलाहल में डुबो नहीं पाती। काखर तक मास के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हो जाती हैं और फाल्गुन तक चलती है, यानी कि जब तक रोपनी का काम चलता है, जब तक फसल का काम चलता है, तब तक ये अपने मधुर स्वर में गाते ही रहते हैं और इनको ना तो झिंगुर या फिर झिल्ली की झनकार रोक पाती है और ना ही दादुरों की टर्टर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। कखरामयो में उनकी संझा उमस भरी शाम को शीतल कर दी। जब वे घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते तो गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते। एक पद बाल गोविंद भगत को कहते जाते, उसकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और एक क्षण ऐसा लगता कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी के लिए बीच में नाच रहे होते। उसके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। उसका इकलौता बेटा था। बाल गोविंद भगत उसका अधिक ध्यान रखते थे क्योंकि वह सुस्त और कमजोर था। उसका मानना था कि ऐसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र का बड़ी सादगी के साथ विवाह किया था। पतोहू बड़ी ही सुशील मिली थी। उसने पूरे घर को संभाल लिया था। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार जब लेखक को मिला तो कौतूहलवश उनके घर गया और यह देखकर दंग रह गया कि बेटे का शव सफेद कपड़े से ढका हुआ आंगन में रखा हुआ था। वे जमीन पर आसन लगाए गीत गाए जा रहे थे, वही पुराना स्वर। अब नॉर्मल अगर इंसान कोई रहे तो फिर उसे पागल कहने लगेगा, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने इसको दूसरे तरीके से ही लिया। पतोहू रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने का कोशिश कर रही थी। वो पतोहू से रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। विरहनी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जा मिली। इस कथन में उनका चरम विश्वास बोल रहा था। बाल गोविंद भगत ने पुत्र के शव को पतोहू से ही आग दिलाई। तो ये भी क्वेश्चन एक नंबर में आया था कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के शव की आग किससे लगाई? खुद से लगाई, अपनी वाइफ से लगाई या अपने बेटे के वाइफ से यानी कि पत्नी से लगाई? श्राद्ध की अवधि पूरे होते ही पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि बुढ़ापे में उसकी देखभाल कौन करेगा। अब यहां से भी क्वेश्चन आया है कि पतोहू क्यों नहीं जाना चाहती थी, तो ये याद आप रखोगे। पर उसके अटल निर्णय के आगे उसकी एक न चली। बाल गोविंद भगत की अंतिम विदाई भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। जाने आने में 3-4 दिन लगते थे। इन दिनों वे उपवास रखते। इतने लंबे उपवास में वह भी वही मस्ती, अब बुढ़ापे में भी वही जवानी वाली टेक। अब चलते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ है, किंतु इस बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, लेकिन उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा। दोनों वक्त गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी की देखभाल, वे दिन दिन छिन छिन होते गए। आराम करने को कहते तो हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या का गीत गाया, पर ऐसा लगा जैसे तार टूट गया हो और माला का एक एक मोती बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत की मधुर आवाज नहीं सुनी। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर पड़ा था। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे चैप्टर और लखनवी अंदाज के ऊपर, जिसको लिखा है यशपाल ने। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लेखक परिचय देखने को मिलेगा, उनका चित्र देखने को मिलेगा, प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली भी देखने को मिलेंगी, जिसको आप अगेन पढ़ लोगे। अब आते हैं हम लोग पाठ के सारांश के ऊपर कि पाठ एक्चुअल में है क्या। तो लखनवी अंदाज नामक पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब साहब का वर्णन किया है जो ट्रेन के 2nd क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च मिलाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघते हैं और सूंघकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं।
इस कहानी के लेखक यशपाल उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी है, और आजकल के लोगों को के ऊपर भी ये कटाक्ष है, क्योंकि आजकल के लोग केवल दिखावटी जिंदगी ही जीना चाहते हैं, और ये चैप्टर बस उसी के ऊपर है। इस तरह के लोग जीवन में यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं, जो अपनी रईसी का झूठा दिखावा करने में शान समझते हैं। लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद लेने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी, अतः वह दौड़कर एक डब्बे में चढ़ गया। उसने देखा कि वहां एक बर्थ पर एक लखनवी नवाब पालथी मारकर बैठे हुए हैं। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक को देखकर उनकी आंखों में एकांत में बाधा उत्पन्न होने पर असंतोष उभर आया। लेखक ने सोचा, हो सकता है उन्हें खीरे जैसी साधारण चीज का शौक फरमाते देखे जाने के कारण संकोच हो रहा हो। नवाब साहब ने लेखक की संगति के प्रति उसकी उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन लेखक ने भी आत्मसम्मान में उसकी ओर से दृष्टि हटा ली। लेखक यह सोचने लगा, संभवतः नवाब साहब ने भीड़ से बचने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया हो और अब शहर के ही किसी भद्र व्यक्ति द्वारा देख लिया जाना उन्हें गवारा न हो रहा हो। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए उसे खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक को अचानक उसका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अतः लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। अब लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका आंसर आप आई होप कि आप बहुत अच्छे से लिख लोगे। नवाब साहब ने तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया और दोनों खीरों को धो पोछ कर उस पर रख दिया। उन्होंने खीरे के सिरों को काटकर झाग लगाया और सिर्फ सावधानी पूर्वक खीरे को छिलकर फांकों को सलीके से तौलिए पर सजा दिए। इसके बाद उस पर जीरा मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क दिया। उनके हाव भाव और जबड़ों के फड़कने पर ऐसा लगता था कि मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से भर गया है। नवाब साहब ने खीरे की ओर सतीर्ण आंखों से देखा, उनका एक फांक को उठाकर सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। उन्होंने अपने मुंह में भर आए पानी को गले से नीचे उतार लिया। इसके बाद उन्होंने खीरे के फांक को खिड़की से फेंक दिया। इस प्रकार वे सारी फांकों को नाक के पास ले जाकर काल्पनिक रसास्वादन पर खिड़की के बाहर फेंकते गए। सारी फांकों को बाहर फेंककर नवाब साहब ने तौलिए के साथ होंठ पोंछे और गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा, मानो यह कह रहा हो कि यह तो खानदानी रईसी का तरीका। क्या यहाँ पर दिखावटी के बारे में जो बताया गया है केवल खीरे के माध्यम से उसको लेखक समझाना चाहते हैं। कितना सही तरीके से इसे समझा रहे हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक सोचने लगा कि खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत है ना, हमारी नफासत नजाकत, ऐसा कोई गाना भी तो था। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब के इस तरीके से सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, परंतु इससे उदर से तृप्त नहीं हो सकती है। नवाब साहब ने डकार लेकर बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं। नवाब साहब की बातें सुनते ही लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। और उसी तरीके से इन्होंने इस कहानी की रचना की है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 यानी कि लखनऊ अंदाज। अब आते हैं अगला चैप्टर, एक कहानी यह भी, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। यहाँ पर भी इनका जीवन परिचय, साथ ही साथ मुख्य रचनाएं और भाषा शैली भी देखने को मिल जाएंगी, जिसे अगेन आप पढ़ सकते हो। हम आते हैं डायरेक्ट पाठ के सारांश के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हुए आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड पेपर। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से समझोगे। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा आत्मपरक शैली में लिखी हुई एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। प्रस्तुत आत्मकथा में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उन व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन किया है जिन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अजमेर के ब्राहपुरी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान के ऊपरी मंजिला पर लेखिका के पिता या तो कुछ पढ़ते रहते थे या डिक्टेशन देते रहते। लेखिका का कहना था कि उनकी मां अनपढ़ थी। वे इनकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। लेखिका के पिता पहले इंदौर में रहते थे। अब लेखिका के पिता के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अच्छे तरीके से देखोगे। समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहने के कारण उनका बड़ा मान सम्मान था। वे बहुत कोमल और संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहमवादी भी थे। उन्होंने अपने अहम के कारण ही अपने बच्चों को अपनी आक्रामक विफलताओं का भागीदार नहीं बनाया। अपनों के हाथों मिले विश्वासघात से उन्हें बेहद शक्की बना दिया था। तो यहां पर क्वेश्चन दिया था कि लेखिका के पिता शक्की क्यों थे। तो सिंपल फॉर्म में था कि अपनों के हाथों से मिले विश्वासघात के कारण उन्हें शक्की बना दिया था। लेखिका के व्यक्तित्व की अनेक अच्छाइयां और बुराइयों ने प्रवेश पा लिया था। बचपन में लेखिका दुबली और मरियल सी थी, इसलिए उनके पिताजी बड़ी और गोरी बहन सुशीला को खूब प्रशंसा करते, जिससे मनु के भीतरी गहराई में हीन भावना की ग्रंथि ने जन्म ले लिया था। अब क्यों जन्म ले लिया था, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो। आज अपने खंडित विश्वासों की व्यवस्था के नीचे उन्हें पिताजी के शक्की स्वभाव की झलक दिखलाई देती थी, पर लेखिका की अनपढ़ मां पिताजी के ठीक विपरीत थी। उनमें धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। वे पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों के उचित अनुचित परामर्श को अपना कर्तव्य समझती थी, परंतु उनका व्यवस्था भरा त्याग लेखिका के आदर्श न बन सका। लेखिका कहना था कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हूं। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, गुड़ियों का ब्याह भी रचाए। पहले के जमाने में गुड़ियों का ब्याह एक बहुत ही सिंपल सा और सहज खेल था। भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पर हमारी सीमा घर तक ही थी, बाहर नहीं। मोहल्ले के किसी भी घर में जाने का कोई पाबंदी नहीं थी। लेखिका के दर्जन भर कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के थे। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धूमिल नहीं कर दिया। सन 1944 की बात है। सन 1944 में सुशीला के 16 वर्ष की होने और मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात उसका विवाह हो गया, यानी कि मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का। दोनों बड़े भाइयों भी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए। उस समय मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान मुझ पर केंद्रित रहने लगा। वो मुझे रसोई से दूर रखना चाहते थे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। अब भटियार खाना क्यों कहते थे, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, जहां प्रतिभा नष्ट होती है। घर में आए दिन राजनीतिक जमावड़े होते तो पिताजी मुझे वहां बैठाकर यह जानने के लिए कहते कि हमारी बातें सुनो और जानो कि चारों ओर देश में क्या हो रहा है। सन 1945 में 10वीं पास करके मैं सावित्री गर्ल्स स्कूल की फर्स्ट ईयर कक्षा में पहुंच गई। वहां हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया में मेरा परिचय करवाया। खुद चुन चुन कर मुझे पढ़ने के लिए किताबें दी। तब मैंने प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल आदि की पुस्तकें पढ़ी। आगे चलकर मेरा साहित्य का दायरा बढ़ता चला गया। शीला जी ने स्वतंत्र आंदोलन में मुझे सक्रिय भागीदार बनाया। मैं भी प्रभात फेरियां, जुलूस, भाषाओं आदि में जोश खरोश के साथ जोड़ी गई। घर के बाहर चलने वाले क्रियाकलापों को पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मेरे लिए सारे निषेध वर्जनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। कॉलेज में मेरी अनुशासनहीनता की शिकायतें आने लगी। पिताजी यह सुनकर बहुत नाराज हुए, पर कॉलेज की
प्रिंसिपल ने मिलकर लौटने के पश्चात बड़े खुश हुए कि मेरा कॉलेज की लड़कियों पर रौब चलता है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हड़ताल का आह्वान होने पर अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ। वहां दिए गए भाषण के खिलाफ पिताजी के लिए दकियानुसी मित्र ने उन्हें मेरे भाषण के विरुद्ध भड़का दिया, पर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबालाल जी ने जब मेरे भाषण की बहुत प्रशंसा की तो पिताजी के चेहरे पर गर्व छा गया। और पिताजी की खुशी इसी में होती है कि उनके पुत्र या पुत्रियां जो है वो अच्छा करे। सन 1947 में मई के महीने में लड़कियों को भड़काने और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस दे दिया। जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हम सभी ने बाहर रहकर इतना हुड़दंग मचाया कि अगस्त के 3rd ईयर खोलना पड़ा, परंतु यह जीत की खुशी शताब्दी तक हम सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 की खुशी स्वतंत्रता मिलने के सामने हल्की पड़ गई। और यहाँ पर यह हमारा चैप्टर अगेन खत्म हो जाता है, जहां मन्नू भंडारी उसके पिता के बीच में सारा कहानी घूमता फिरता था। आ जाते हैं सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि नौबत खाने में इबादत, जो कि है बिस्मिल्लाह खां के ऊपर। इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। इसमें सबसे पहले आपको अगेन लेखक परिचय या फिर जीवन परिचय देखने को मिलेगा, इनकी रचनाएं और संपादन, और साथ ही साथ भाषा शैली को भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। यतीन्द्र मिश्र जी ने यहाँ प्रस्तुत व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, ये नाम आप याद रखोगे। उनका जन्म डुबरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5.6 वर्ष की उम्र में अमरीदुन यानी कि बिस्मिल्लाह खां अपने बड़े भाई शमसीदुन के साथ अपनी ननिहाल काशी में आ गए। अमरीदुन और शमसीदुन ने दोनों मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जान माने शहनाई वादक रहे हैं। रोजना मचे में काशी के बालाजी मंदिर सबसे ऊपर आता था, यानी कि रोज का दिनचर्या उनका जहां गाने बजाने का था वो था बालाजी मंदिर, जो कि काशी में स्थित था। हर दिन की शुरुआत वहीं पर होती थी। अब अली बख्श के घर का खानदानी पेशा था। बालाजी के उसी पुराने मंदिर में बिस्मिल्लाह खान ने नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मंदिर जाने का रास्ता रसूलन भाई और बतूलन भाई के यहाँ से होकर जाता था। अब इनका नाम आप याद रखोगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इस रास्ते में बिस्मिल्लाह खान को जाना अच्छा लगता था। क्यों जाना अच्छा लगता था, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने अनेक साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इसी गायिका बहनों को सुनकर मिली। उनका अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट की संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेरी। शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान ने अपना जीवन अर्पण सच्चे सुर की तलाश की। 5 वक्त की नमाज इसी सच्चे सुर की प्रार्थना में खर्च की। उन्होंने यह विश्वास था कि खुदा उनकी मुराद जरूर पूरी करेगा। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। तो याद रखोगे मुहर्रम नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान के खानदान का एक भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता और न ही संगीत के कार्यक्रम में भाग लेता। 8वीं तारीख को खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और 8 किलोमीटर दूर पैदल नौहा बजाते जाते। एक दिन कोई राग नहीं बजता। इस दिन राग रगनियों के अदाई का निषेध है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप में ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। आगे पैराग्राफ में देखते हैं तो कभी कभी बिस्मिल्लाह खान सुकून के क्षणों में रियाज के कमग्र अपनी जवानी के जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद के कमग्र कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीतावली और सुलोचना से अधिक याद करते हैं।
कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। वाह, सुलोचना इनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों की चमक आ जाती है। सुलोचना की एक नई फिल्म सिनेमा हॉल में आते ही बिस्मिल्लाह खान साहब अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चल पड़ते थे। अपनी तो कमाई जो बालाजी मंदिर में रोज शहनाई बजाने पर उन्हें मिलती। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी के बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा लिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अक्सर खान साहब यानी कि बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि क्या करें मियाँ, इस काशी को छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया है यहाँ, बाबा विश्वनाथ है यहाँ, बालाजी मंदिर है यहाँ। यहाँ हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहां से अदब पाई है, और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बिस्मिल्लाह खान सादगी पसंद और वास्तविक अर्थ में एक सच्चे इंसान थे। किसी भी दिन एक शिष्य से डरते हुए खान साहब ने कहा कि बाबा, अब यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आप भारत रत्न भी मिल चुका है, फटी तहमद भी पहना करे। तब खान साहब ने मुस्कुराकर कहा, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। उनका मानना था कि लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी हो जाएगी। बस मालिक से यही दुआ है कि यह फटा सुर न बख्शे। सन 2000 की बात है। काशी पक्का महाल से कई मलाई बरफ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चा सुर, साधक और सामाजिक व्यक्ति की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इसकी सबकी कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे से पूरक हैं, उसी प्रकार मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की, गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर के तमीज सीखने वाला नायाब हीरा रहा, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर उनके विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत, नाटक, अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। उन्होंने पूरे 80 वर्ष तक संगीत को संपूर्ण व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर संजोए रखा। 21 अगस्त 2006 को खान साहब ने संगीत रसिकों की हादर खदर सफा से विदाई ले ली, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर यह चैप्टर बिस्मिल्लाह खान भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर संस्कृति के ऊपर, जिसे लिखा है भदंत आनंद कौशल्यान ने। सबसे पहले यहाँ पर लेखक परिचय और जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनकी रचनाएं और भाषा शैली का भी जिक्र है, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं इसके पाठ के संस्करण से। संस्कृति नामक निबंध भदंत आनंद कौशल्यान जी ने संस्कृति और सभ्यता से विस्तृत व्याख्या की। प्रस्तुत निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए प्रेरणा देता है। लेखक ने बताया कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, परंतु ये शब्द सबसे कम समझ में आते हैं। इन शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, तब उनका थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता है। कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना ही आविष्कार करता होगा। इसी तरीके से जिस व्यक्ति ने पहले सोचा कि लोहे के टुकड़े से घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर उससे धागा पिरोकर कपड़े के टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। जिस व्यक्ति विशेष की संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, अर्थात जो चीजें उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में योग्यता और प्रवृत्ति जितनी अधिक,
वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होंगी वह उतना ही अधिक परिष्कृत आविष्कार करेगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक व्यक्ति होगा। उसकी संतान को अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास मिल जाती है, उससे वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए सुसंस्कृत नहीं कहला सकता। आज के भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ साथ भी अनेक बातों से परिचित है। इस कारण हम उसे न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके पर न्यूटन जितना सुसंस्कृत नहीं कह सकते। यानी कि जो व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है वो सुसंस्कृत होता है, लेकिन जो उस चीजों को पढ़ता है वो भले ही उससे ज्यादा सभ्य हो सकता है लेकिन सुसंस्कृत नहीं। आगे पैराग्राफ में हमें दिया गया है कि मानव संस्कृति के माता पिता क्या भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा ये दी है, फिर कोई दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए अपने मुंह में कौर क्यों छोड़ देता है। माता अपनी रोगी बच्चों की गोद में लिए सारी रात क्यों बैठी रहती है। कार्ल मार्क्स ने संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया ताकि तृष्णा से वशीभूत लड़ती करती मानवता सुखपूर्वक रह सके। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, आवागमन के साधन, परस्पर कर कट मरने के तरीके, यही सब हमारी सभ्यता है। मानव की ये जो योग्यता आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। आत्म विनाश के साधनों को सभ्यता समझ लें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होगी तथा ऐसी संस्कृति का परिणाम असभ्यता होगी। आगे चलते हैं और लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं। हम अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे से होने वाली बातों को सुनते हैं। हम अपने देश में हिंदू सभ्यता और संस्कृति के खतरे की बात भी सुनते हैं। तब मुस्लिम न तो हिंदी संस्कृति को समझते हैं और न ही मुस्लिम संस्कृति को यह क्या बला है। हिंदू और मुस्लिमों की संस्कृति तो समझ में आती है। हिंदू संस्कृति में फिर भी प्राचीन संस्कृति और नवीन संस्कृति का बंटवारा मौजूद है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज के बड़े कर्मठ हिस्सों की पददलीन रखना कुछ लोगों की दृष्टि में प्राचीन हिंदू संस्कृति है। वे उसकी रक्षा के लिए स्वराज की स्थापना चाहते हैं। संस्कृति के नाम से जिसे कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न ही रचनीय वस्तु। नए तथ्यों के दर्शन के लिए दलबंदियों की जरूरत नहीं है। मानव संस्कृति का अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना कल्याण का अंश है वही श्रेष्ठ और अस्थायी है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा, मन्नू भंडारी का चैप्टर, साथ ही साथ लखनवी अंदाज, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ बाल गोविंद भगत। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से तो पढ़ना ही है, उनके साथ बाकी 2 चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लोगे, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो डेली आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।